अब रजब को लगता है कि यार ये जो कंट्रोवर्सीज है ना, ये बड़ी कमाल की चीज होती है। बस लोगों को एक मसला क्रिएट करो, उसके बाद लोगों के जज्बात को छेड़ो, और जब लोग बेहतरीन गर्म हो जाए उसके बाद माफी मांगो, बात खत्म। यार कम से कम फेम और पैसा तो मिलेगा। जो वीडियो थी उसके सिर्फ पहले 10 सेकंड को वायरल किया गया, जिसमें सिर्फ ये कहा गया था कि 2 दफात 295A मेरे पे है और एक 295C है, ठीक है। लेकिन जो अगली बात थी जो उसके दोस्त ने की थी कि ये दफात गलत है, ये FIR गलत हुई है, हमने ऐसा कुछ किया नहीं था। इमेजिन करें कि कल तक जिन लोगों को ये भी नहीं पता था कि ये 295A और 295C है क्या, वो भी अपने आप को एक आशिक रसूल समझते हुए इनकम्प्लीट वीडियो देख के इन सारी चीजों को शेयर करते कि जो बंदा अपनी हर वीडियो की इब्तदा मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे दरूद पढ़ के शुरू करता हो, वो बंदा गुस्ताखे रसूल कैसे हो सकता है। शिया कम्युनिटी बेहतरीन रजब के साथ हो जाती है और वो रजब के हक में बड़े बड़े बयानात देने शुरू करते हैं। मुसलमानों की एक कम्युनिटी ने उस बंदे को कत्ल कर दिया। अब जब ब्रिटिशर्स राज को ये सारा मामला पता चला और मुसलमानों का अच्छा खासा दबाव ब्रिटिशर्स के ऊपर पड़ा, तो उन्होंने मजबूरी के तहत एक लॉ बनाया जिसका नाम उन्होंने XXV 295 रखा। यानी कल तक जिस मुमताज कादरी को पूरी दुनिया नहीं जानती थी, उसने सलमान तासीर को कत्ल किया और कत्ल करने के बाद वो TLP के लिए एक हीरो और पूरी दुनिया के लिए एक आशिक रसूल बन गया। तो 2010 में शहबाज भट्टी को एक कॉल आती है और ये बोला जाता है कि अगर तुमने ये 295C का सेक्शन बदला तो अगले दिन तुम्हारा सर है वो हम कलम कर देंगे। मेरा एक सवाल है, अजान की तौहीन की जा रही है, लोगों के जज्बात को मजरूह किया जा रहा है, लेकिन मरहूम खादिम हुसैन रिजवी साहब के ऊपर क्या 295A लगी? नहीं लगी। जाकिर नाइक साहब ने अपनी वीडियोस के अंदर ये कहा कि आज के दौर के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हराम है। जितने भी लोग रजब के खिलाफ हैं या उसके खिलाफ रैलियां निकाल रहे हैं या उसके खिलाफ जुलूस निकाल रहे हैं या जो भी रजब को बुरा समझते हैं, मेरा उन सबसे सिर्फ एक सवाल है, मुझे ये बताएं कि जरावाला के अंदर जब 16 गिरजा घरों को जलाया गया, उनकी बाइबल्स को जलाया गया, जमीन पे फेंका गया, तो क्या उन पे 295A नहीं लगती? क्योंकि उन्होंने भी तो किसी के जज्बात को मजरूह किया है ना। मार्क ट्वेन ने कहा था कि झूठ जितनी देर में आधी दुनिया का चक्कर लगा के आता है, सच उतनी देर में अपने जूते के तस्मे बांध रहा होता है। यानी गलत बात कितनी जल्दी फैलती है। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, भाई इस केस के अंदर इस कोट को याद रखिएगा, ये आपको पूरे केस में नजर आता रहेगा। इस केस को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, जब अभी रजब इतना ज्यादा मशहूर नहीं हुआ था। और इस केस को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियरली बता दूं कि ना तो मैं रजब भट्ट के साथ हूं और ना ही मैं TLP या किसी भी पॉलिटिकल या मजहबी पार्टी के खिलाफ हूं। मेरा काम है आपको वो सच बताना जो बहुत सारे पर्दों में छुपा हुआ था। उसके बाद फैसला आप लोग खुद करेंगे। 28 दिसंबर 1994 रजब की पैदाइश लाहौर में होती है। वालिद अफजल भट्ट या भट्टी, वालदा नहीद भट्ट और एक सिस्टर थी जिसका नाम था गजल। वैसे 2015 से ही रजब वीडियोस टिकटॉक के लिए बनाता रहता था, लेकिन वो कोई इतना ज्यादा भी हिट नहीं हुआ था, कोई इतना ज्यादा मशहूर नहीं हुआ था। आप लोग समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम सारी यहाँ से शुरू हुई कि किसी एक वीडियो के अंदर रजब ने अपनी ऑडियंस को ये कहा कि अगर आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर्स मेरे यूट्यूब पे कंप्लीट करवा देते हो तो मैं यूट्यूब के ऊपर व्लॉगिंग करनी शुरू कर दूँ। वो मैंने पहला व्लॉग लगाया था, इंस्टा पे स्टोरी लगाई थी मैंने कि ये चैनल बन गया है, जब इसका 5000 सब्सक्राइबर हो जाएगा हम पहला व्लॉग लगा देंगे। स्टोरी लगा के मैं गेम करने लग गया, मैं गेम करके वेला आज 5000 पूरा हो गया। आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि इस बंदे का अच्छा और बुरा वक्त ऑलमोस्ट शुरू होने ही वाला था। 16 मार्च 2023 को रजब ने जो वादा अपनी ऑडियंस के साथ किया था उसके मुताबिक ये अपना पहला व्लॉग पब्लिश करता है यूट्यूब के ऊपर, और जो इसकी टिकटॉक की ऑडियंस थी वो इसको देखना शुरू कर देती थी। जी अस्सलाम वालेकुम रजब फैमिली, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। पहला व्लॉग है, बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं। अब रजब ने अपनी इन वीडियोस के अंदर किस कल्चर को प्रमोट किया, हम इसके ऊपर बात करेंगे और डिटेल से इस पूरे केस के अंदर हम बात करेंगे। अब वक्त के साथ साथ इस बंदे की ऑडियंस बढ़ती गई और पाकिस्तान में 2024 में इस बंदे को अच्छी खासी फेम मिली। यानी लोग इससे मिलने के लिए इस हद तक पागल हुए पड़े थे कि लोग इसके घर के बाहर और एक बकायदा पूरा एक लाहौर माल के अंदर आप लोग फुटेज देख सकते हैं कि लोग इससे मिलने के लिए पागल हुए पड़े। एक जरूरी बात जो आप लोगों को समझनी होगी कि रजब ने अपनी इन सारी वीडियोस के अंदर एक खास किस्म की कम्युनिटी को प्रमोट किया जो शिया कम्युनिटी थी। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि केस के अंदर ये बात आपको बहुत डीपली अंडरस्टैंड हो जाएगी कि ये शिया कम्युनिटी वाली बात मैंने क्यों की।
देखते ही देखते इस बंदे की बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग बढ़ी और उसके बाद जब इस पे पहला केस हुआ, यानी वो एक शेर के बच्चे वाला, तो इसको बीबीसी ने कवर किया। अब जनाब को जब बीबीसी ने कवर कर दिया तो उसके बाद इनको लगा कि मैं तो कोई बहुत ही बड़ी चीज हूं ना, मेरे से तो बड़ी कोई पाकिस्तान में हस्ती पाई नहीं जाती। तो अब ये बंदा जो है, इसके पैर जो है ना वो जमीन पे टिके। असल सारी जो फितने की जड़ थी वो यहाँ से शुरू हुई और उसके बाद इस बंदे ने पाकिस्तान के अंदर एक गंदे तरीन कल्चर को प्रमोट करना शुरू किया, जो अभी भी इसकी वीडियो के अंदर आपको नजर आएगा। हैरत की बात यह है कि इस बंदे की जो ऑडियंस है वो 15 साल से लेके 34 साल की एज तक की है, यानी ज्यादातर इस एज लिमिट के लोग ही इस बंदे को फॉलो करते हैं और वो हर वक्त इसकी फजूल जितनी भी चीजें होते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार होते हैं। और अगर कोई बंदा इसके खिलाफ कोई थोड़ी सी भी बात करे तो उसके ऊपर कंपेन्स चलती हैं, उसके खिलाफ बातें की जाती हैं। ये केस के अंदर आगे आपको पता चलेगा कैसे, क्योंकि ये जितनी भी 15 से 34 साल की ऑडियंस है उनके लिए ये एक हीरो है, क्योंकि ये उनको जो जिंदगी दिखाता है, एक लेविश लाइफस्टाइल दिखाता है जिसमें रोज कोई ना कोई एक बदलाव आता है इसके अंदर। इसके महंगे कपड़े, इसकी गाड़ियां, इसकी कोठियां, इसकी 30-30, 40-40 लाख रुपए की घड़ी। तो उन लोगों को लगता है कि रजब एक बेहतरीन पर्सनैलिटी है जिसको फॉलो करना है और हमें अगर बड़ा होकर कोई इंसान बनना पड़ेगा तो हम ये रजब ही बनेंगे। हालांकि रियलिटी बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये बंदा मेंटली तौर पे क्रिमिनल है, यानी ये जितने एक्ट अपनी वीडियोस के अंदर करता है, आप इमेजिन करें जो बंदा अपने आप को ये कह रहा है कि मैंने 8 साल के अंदर मेरे पे पहला पर्चा हुआ, और वो पर्चा किस वजह से हुआ कि मैंने अपने क्लास टीचर को मारा। 9th क्लास में था और मेरे ऊपर फर्स्ट FIR हुई थी। जिंदगी का पहला पर्चा मेरे ऊपर हुआ था जब मैं 9th क्लास में था। हमारी पाकिस्तानी ऑडियंस इस किस्म के बंदे को देख रही है और उसको अपना हीरो मान रही है। इस बंदे ने कूल बनने के चक्कर में सबसे पहले लोगों को अपनी फैमिली दिखाई, उसके बाद अपनी तमाम प्राइवेसी खत्म कर दी। और जिस तरह से ये व्लॉगिंग कर रहा है, अब जाहिर है पाकिस्तान में जितने भी बच्चे या बच्चियां इसको देखते हैं वो सारे तो इस तरह से नहीं कर सकते। सबके लिए ना सबके पास इतना पैसा है और ना ही सबके पास इतना लेविश लाइफस्टाइल है कि वो अपनी फैमिलीज को और अपनी बहनों और माओ को दिखा सके। इस बंदे ने टिकटॉक लाइव करनी शुरू की और टिकटॉक लाइव से ये पता नहीं 70-70, 80-80 लाख रुपए एक महीने का कमाता था। और सिर्फ इस बंदे की वजह से पता नहीं पाकिस्तान में कितनी बच्चियां और बच्चे इस बंदे की लालच की वजह से कि ये बंदा 70-80 लाख रुपए कमा रहा है, हम भी टिकटॉक लाइव करेंगे। और उसके बाद जो पाकिस्तान में जो कल्चर प्रमोट हो रहा है, टिकटॉक लाइव के ऊपर जो बातें होती हैं, मेरे ख्याल में आप बखूबी समझते हैं इस चीज को। अब आते हैं रजब के केसेस वाली तरफ जो इस पे बनाए गए और ये जो सारी कंट्रोवर्सीज है ना, ये क्रिएट हो। रजब अपनी वालदा के साथ एक नमाज की वीडियो बनाता है, जिसके बाद एक वकील है टिकटॉक के ऊपर, मियां बिलाल शायद, वो इसके ऊपर एक केस करते हैं और वो वीडियोस में कंट्रोवर्सी बयान करते हैं कि इस बंदे ने हमारे दिलों को मजरूह किया और इसने नमाज का मजाक बनाया कि इसके ऊपर केस होगा और इसको 10 साल की सजा दी जाएगी। लेकिन आप लोग देखते हैं कि कुछ ही दिनों के अंदर अंदर इन दोनों का राजीनामा होता है और राजीनामा होने के बाद ये दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। राजीनामा हो जाता है, केस खत्म हो जाता है, लेकिन एक चीज इन दोनों को मिलती है, वकील और रजब दोनों को, और वो है फेम। अब रजब को लगता है कि यार ये जो कंट्रोवर्सीज है ना, ये बड़ी कमाल की चीज होती है। बस लोगों को एक मसला क्रिएट करो, उसके बाद लोगों के जज्बात को छेड़ो और जब लोग बेहतरीन गर्म हो जाए उसके बाद माफी मांगो, बात खत्म। यार कम से कम फेम और पैसा तो मिलेगा। 24 जुलाई 2024 को एक प्री प्लान कंट्रोवर्सी रजब और डकी मिल के क्रिएट करते हैं कि क्यों ना व्यूज लिए जाए, पैसे कमाए जाए, क्योंकि इन लोगों के पास कंटेंट तो होता नहीं है, तो इन्होंने इस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाना होता है। तो ये मिलके एक प्लानिंग करते हैं कि रजब सबसे पहले डकी के भाई को अगवा करता है, फिर डकी उसको मारने के लिए जाता है। और ये सारी प्लानिंग जो है ये प्री प्लान होती है। लेकिन जो रजब होता है वो अपनी ऑडियंस के आगे कुरान उठाता है कि नहीं मैं सच्चा हूँ, और डकी जो है वो अपनी ऑडियंस के आगे कुरान उठाता है, नहीं जी मैं सच्चा हूँ, हम दोनों सच्चे हैं। और उसके बाद ये फिर खुलती है कि ये कंट्रोवर्सी है और लोगों को बेवकूफ, यानी आप लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, खास करके उन लोगों को जो इन लोगों की व्लॉगिंग देखते हैं। फिर जनाब की शादी आ जाती है रजब और ईमान की, और शादी भी ऐसी थी कि जो पूरे पाकिस्तान में देखी, और सिर्फ उन लोगों को छोड़ के जो शऊर रखते हैं कि इन लोगों को देखने का कोई फायदा नहीं। शादी ऐसी की इन्होंने कि पाकिस्तान में हर लड़का और लड़की शायद ख्वाहिश रखते हैं कि यार हमारी भी ऐसी शादी होनी चाहिए, हमारे भी ऐसे दोस्त होने चाहिए जो हमसे आके हजारों लाखों करोड़ों रुपया उड़ाएं, और उसके बाद हमारे भी लहंगे और हमारी भी ज्वेलरी करोड़ों में होने चाहिए। लेकिन एक हकीकत है ये कि वो पूरी शादी प्लान थी एक बिजनेस को सामने रखते हुए। यूट्यूब का बिजनेस था वो, और जितने व्यूज आए अगर आप वो काउंट करो तो अगर 1 करोड़ रुपए शादी पे लगा तो शायद कम से कम 5 करोड़ रुपया रजब ने कमा लिया होगा उन व्यूज के जरिए। अब शादी पे इनका कोई एक दोस्त आता है बड़ा सा डब्बा लेके, और उस डब्बे के अंदर AK-47 होती है, और जनाब जब डब्बा खोलते हैं तो खोलते ही इनके चेहरे के ऊपर जो तासुरात होते हैं ना, मैंने बताया जैसे कि ये ज़हनी तौर पे एक मुजरिम है, तो उसके हिसाब से ये रिएक्ट देता है। और उसके बाद फिर जनाब पे FIR होती है।
इनको उठा के ले लिया जाता है। और जैसे ये बाहर आता है, एंकर इससे पूछती है कि आपको जेल में जाने से डर नहीं लगता, जेल क्या है? वो आगे से कहते हैं जेल बड़ी अच्छी चीज है और मर्दों को जेल जाना चाहिए, यानी मर्द ही जेल जाते हैं। मतलब आप इमेजिन करके देखें कि इस बंदे को 6-7 लाख या 60-70 लाख बंदा अगर देख रहा है, ये उन लोगों को क्या कल्चर प्रोवाइड कर रहा है, ये उन्हें बताना क्या चाहता है कि जुर्म करना एक अच्छी बात है, जेल जाना एक अच्छी बात है। अब इस बंदे की लालच और बढ़ती जाती है और इस बंदे ने, डक्की ने और नानी वाले ने मिलकर एक कोर्स लॉन्च किया जिसके अंदर ये बताया जाता है कि जी हम आपको वो सारी चीजें सिखाएंगे जो कि हमने पिछले 5 या 10 साल के अंदर सीखी हैं, और फीस इतनों सी, सिर्फ 5,000। और इनको एक्सपोज किया, तला रिव्यू नाम का एक लड़का था, उसने एक्सपोज किया, और जब उसने एक्सपोज किया तो उसके घर में घुस के उसको भी मारा और उसके वालिद को भी उठा लिया। कोई 8 से 9 महीने पहले पाकिस्तान में परफ्यूम की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बूम कर रही थी, हर बंदा पाकिस्तान के अंदर परफ्यूम का बिजनेस कर रहा था। तो रजब ने कहा यार मेरी इतनी बड़ी ऑडियंस है तो मैं भी क्यों ना परफ्यूम का बिजनेस करूं। तो जनाब ने अपना परफ्यूम का बिजनेस लॉन्च किया। 2 परफ्यूम इन्होंने लॉन्च किए जो वांटेड बाय रजब के नाम से थे। ये परफ्यूम वाली बात को अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि इस परफ्यूम से ही ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है जिसके ऊपर आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। अब मेन केस की तरफ आने से पहले मैं आपको एक और ऐसा केस बता दूं जिसके ऊपर इस बंदे पे पहले 295A लगी है। यानी अभी कुछ दिन पहले ही रजब जब वीडियोस बनाता है तो उसके साथ इसके साथ 4-5 और दोस्त भी होते हैं, जिसमें एक हैदर है, जिसमें एक मान डोगर है, इसमें शाजी है और खुद रजब भी है। तो जो डोगर है वो अक्सर जुगतें करवाता रहता है इन सारे लोगों को। तो डोगर ने रमजान के पहले या दूसरे अशरे के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी को लेके एक जोक किया। अब वो जोक इसने कर तो दिया, अब उसके बाद पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो हिलती है और इसके खिलाफ एहतजाज होता है। उसके बाद थाना सुंदर लाहौर के अंदर इसके ऊपर FIR दी जाती है, जिसके जो गवाह हैं वो सैयद हैदर अली शाह गिलानी है। ये सैयद हैदर अली शाह गिलानी, याद रखिएगा, ये आपको काम आएगा क्योंकि हमारे मेन केस के अंदर ये बंदा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब रजब ने देखा कि यार मामला अच्छा खासा गर्म हो गया और पाकिस्तान में मेरे खिलाफ रैलियां निकल रही हैं, तो वही हथियार उठाया कि चलो माफी मांगते हैं। तो पहुंच गया क्रिश्चियन कम्युनिटी के पास और वहां उनके लिए उनके जो जितने भी बड़े चर्च के फादर और पॉप थे उनसे बैठा, उनसे माफी मांगता है और माफी मांगने के बाद कहता है कि हमने इंटेंशनली कुछ भी ऐसा नहीं किया, ये जो भी हुआ ये महज एक मजाक था। और डोगर ने भी माफी मांगी। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं, मेरा दोस्त जिसने वो जोक क्रैक किया था और वो जो लफ्ज़ था SI यूज़ किया था उसके लिए हम माजरत करते हैं। हमें वल्लाही नहीं पता था कि SI नहीं कहते, मसीही कहते हैं या क्रिश्चियन कहते हैं। अब जब रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा था जिसमें ऑलरेडी लोगों के जज्बात बहुत ज़्यादा पीक पे होते हैं, इबादतों का टाइम होता है, ये बंदा आता है, एक वीडियो बनाता है और उस वीडियो के अंदर बताता है कि जी हम एक परफ्यूम लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है 295। यानी मेरे उस्ताद जो थे सिद्धू मूसेवाला, उसका गाना था 295, तो मैंने 295 के नाम से परफ्यूम लॉन्च किया। मेरे उस्ताद पे एक 295 लगी हुई थी, मेरे पे 295A लगी हैं और एक 295C लगी। मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे 2 है, 295A, 295C। इसने इतना बोला और इसके पीछे जो इसका दोस्त खड़ा हुआ था वो आगे से कहता है कि ये जितनी भी दफात लगी हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं थी, यानी ये हकीकत पे मबनी नहीं थी, हमने ऐसा कुछ किया नहीं था, है ना, और वो भी नाजायज। हाँ जी, नाजायज, मैंने किया ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, और मैं परेशान भी हूँ, अच्छी बात ये नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ TLP के लीडर जो है आसिम साहब, वो बाहर निकलते हैं और इसके खिलाफ रैली निकालते हैं और अपनी वीडियोस वायरल कर देते हैं। यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि रजब की जो वीडियो थी उसके सिर्फ पहले 10 सेकंड को वायरल किया गया, जिसमें सिर्फ ये कहा गया था कि 2 दफात 295A मेरे पे है और एक 295C है, ठीक है। लेकिन जो अगली बात थी जो उसके दोस्त ने की थी कि ये दफात गलत है, ये FIR गलत हुई है, हमने ऐसा कुछ किया नहीं था, वो चीज नहीं चलाई जाती और सिर्फ इस हिस्से को वायरल किया जाता है। और रमजान के आखिरी अशरे में लोग उसकी इनकम्प्लीट वीडियो देख कर रजब को गुस्ताख डिक्लेयर करते हैं। TLP के लीडर थाना निश्तर कॉलोनी में रजब के खिलाफ 295A और पीका एक्ट 11 के तहत जो केस करवाते हैं और इस केस के जो मुद्दई होते हैं वो सैयद हैदर अली शाह गिलानी होते हैं। जी बिल्कुल, ये वही सैयद हैदर अली शाह गिलानी है जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर भी उनके गवाह थे और अब केस इन्हीं की तरफ से दायर किया जा। अब जैसे ही सोशल मीडिया पे इन TLP के लोगों के बयानात आते हैं, सोशल मीडिया आग पकड़ता है, हर तरफ हैशटैग वायरल हो जाते हैं कि रजब भट्ट को गिरफ्तार करो, इसने ब्लास्फेमी लॉ जो है उसकी खिलाफ वर्जी की है, हैशटैग 295, हैशटैग अरेस्ट रजब, हैशटैग ब्लास्फेमी लॉ। यानी इमेजिन करें कि कल तक जिन लोगों को ये भी नहीं पता था कि ये 295A और 295C है क्या, वो भी अपने आप को एक आशिक रसूल समझते हुए इनकम्प्लीट वीडियो देख के इन सारी चीजों को शेयर करते हैं।
दूसरी तरफ टीएलपी के लीडर आसिफ साहब कहते हैं कि अगर पुलिस ने रजब को गिरफ्तार नहीं किया तो हम इस कुत्ते के घर में जाएंगे और वहां से इसको घसीट कर लेके इस कॉलोनी यानी निश्तर कॉलोनी वाले थाने में बंद करेंगे। और अगर ये थाना उस बेगैरत के खिलाफ पर्चा नहीं काटता तो इंशाअल्लाह हम उसके घर जाएंगे, कुत्ते की तरह घसीट के लेंगे। अब एक जरूरी बात जो आपके लिए समझनी जरूरी है कि रजब के खिलाफ जो इंटरनेट और सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही थी वो 295C की थी, जबकि जो आसिम साहब हैं टीएलपी के लीडर वो कहते हैं कि हमने तो 295A का सेक्शन दिया है इसके ऊपर। हालांकि इन दोनों सेक्शंस के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। ये सारी चीजें इसी तरह से चल रही थी। पूरी कहानी में मजा तब आता है जब एक खास किस्म की कम्युनिटी रजब को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देती है। जी हाँ, वही कम्युनिटी जिसका मैंने वीडियो के शुरू में जिक्र किया था, शिया कम्युनिटी। और वो लोग ये हैशटैग और इसकी पिक्चर्स लगा के, वीडियोस लगा के ये वायरल करना शुरू कर देते हैं कि जो बंदा अपनी हर वीडियो की इब्तदा मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे दरूद पढ़ के शुरू करता हो, वो बंदा गुस्ताखे रसूल कैसे हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शिया कम्युनिटी बेहतरीन रजब के साथ हो जाती है और वो रजब के हक में बड़े बड़े बयानात देने शुरू कर देते हैं। अब दूसरी तरफ रजब ने कुरान उठाया, कुरान हाथ में लिया और कुरान हाथ में लेने के बाद ये बंदा कहता है कि मैंने जो भी किया ये इरादतन नहीं किया, मेरा कोई मकसद ऐसा नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि 295A और 295C या सेक्शंस ये सारी चीजें क्या होती हैं। 295 परफ्यूम को लॉन्च करते हुए उसकी मशहूरी करते हुए मेरे मुंह से ला इल्मी के तौर पे जो गलत अल्फाज निकले हैं, मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़ा होकर माफी मांगता हूँ और तौबा करता हूँ। जब लोगों को ये वीडियो मिली, वायरल हुई, तो उसके बाद जनाब की माफी जो है उसको रद्द किया गया, यानी हमने तुम्हें माफी नहीं देनी। अब जब रजब को पता चला कि भाईजान लोगों के जज्बात अच्छे खासे गर्म हो गए तो जनाब रातों रात सीधा फ्लाइट करवाते हैं, मक्का की तरफ निकलते हैं और मक्का में जाके अल्लाह के घर के सामने खड़े होके इस बंदे ने एक वीडियो बनाई, माफीनामा मांगा। जैसा कि आप सबको पता है, मेरे जो भी मसले मसाइल सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, मैं इस पाक जगह पे खड़ा होकर ये हलफ देता हूँ कि मैंने कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया। मुझसे जो भी ला इल्मी में हुआ, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, पहले भी माजरत की है, एक बार फिर माजरत करता हूँ, अपने दिलों को मेरे लिए साफ कर लें। लेकिन उस पे भी टीएलपी के लोगों ने से माफी नहीं दी। टीएलपी के लोग जो वो खास लीडर थे आसिम साहब, उन्होंने कहा कि भाई अजीब बात है कि तुम पहले 295A या 295C की बेहुरमती करो और उसके बाद माफी मांग लो, यानी कि अब हर कायनात का हर बच्चा सबसे पहले ये 295C को मजाक बनाए और उसके बाद माफी मांग ले। ऐसा तो नहीं हो सकता, हम तुम्हें माफी नहीं देंगे। आप अपने आप से पूछना कि बंदा अगर गुस्ताखी करता है तो वो क्या कहेगा, जी मैंने तौबा कर ली, तौबा हो जाएगी। हाँ, कोई बंदा गद्दारी करता है फौज के अंदर, या कोई बंदा एटम बम आके मुल्क पाकिस्तान में मार देता है, पकड़ा जाए, आपको उसको पता है कि हुजूर के गुलाम जाके ये सारे लाहौर के हुजूर के गुलाम आ नहीं गए। दूसरी तरफ इरफान नकवी जो कि रजब के वकील थे, जो रजब के केस को हैंडल कर रहे थे, उन्होंने कहा कि यार ये एक बड़ा ही कोई नॉर्मल किस्म का केस है, रजब ने तो सिर्फ 295 की बात की है, तो अब अगर किसी गाड़ी का नंबर 295 है या किसी घर के मकान का नंबर 295 है तो इसका मतलब है कि आप उस पर गुस्ताखी कर देंगे या आप उस बंदे को उठा के उस पर 295C का सेक्शन लगा देंगे। लेकिन इसी का दूसरी तरफ से जवाब जो है वो आसिम साहब ने दिया, और जो आसिम साहब के साथ वकील खड़े थे उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, इसने 295C जो है वो इरादतन नहीं लिया, ये कोई और सेक्शन भी तो ले सकता था, ये 195 का नाम ले लेता, ये कोई 302 का नाम ले लेता, ये 395 का नाम ले लेता, 495 का नाम ले लेता, इसने 295 ही क्यों कहा है? क्योंकि इसको पता था, इसको 100% पता था कि ये सेक्शंस किस लिए इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि इस बंदे पे 295A क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से ऑलरेडी पहले लग चुकी थी। क्या उसने ये बात कही है कि मेरे ऊपर 376 लगी हुई है? अगर हमारे मुल्क के अंदर कोई बंदा ये बात कहे ना कि मेरे ऊपर 302 लगी है, 1 मिनट से पहले इदारे एक्टिव भी होते हैं, उसको पकड़ते हैं कि ये बताओ कि किस केस में तुम्हारे ऊपर 302 लगी हुई है। तो ये बात तो हम इसकी कबूल नहीं करने वाले कि ये बंदा कहे कि इरादतन मैंने नहीं कहा, मैं तो इस चीज़ के बारे में बिल्कुल बेखबर था और मुझे तो इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं। इंडिया के जो पीनल कोड है उसके मुताबिक सिद्धू मूसे वाले पे भी 295 लगी थी, जिसका तज़किरा रजब ने अपनी वीडियोस के अंदर किया था। मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, लाहौर के एसपी हैं आफ्ताब फुलवाना, और उन्होंने भी रजब के इस एक्सक्यूज को मानने से इनकार किया कि रजब ने ये कहा कि भाई मैं तो इस चीज़ के बारे में जानता ही नहीं था कि ये 295 होती क्या है। उसने कहा ये 295 की जगह 195, 395, 495 कोई और सेक्शन ले लेता, इसने ये ही क्यों सेक्शन लिया? ये कहना कि मेरे इल्म में नहीं है, भाई आपने फिर 395 क्यों नहीं कह दिया? आपने 195 क्यों नहीं कह दिया?
आपका स्पेसिफिकली 295A 295C कहना, इसका मतलब है कि आपको पता है आप क्या कह रहे हैं और किस रेफरेंस से कह रहे हैं और किस बंदे की बात कर रहे हैं जिसको इंडिया में इंडियन पिनल कोड के तहत उस पर 295 लगी। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट नईम मुस्तफ़ा ने भी इस चीज़ के बारे में ये तज़किरा किया है कि रजब की ये जो वीडियो है ना जिसमें इसने ये तज़किरा किया है, ये काफ़ी है इसे फंसाने के लिए, क्योंकि उसने इसमें इतराफ़ कर दिया है कि मेरे पे 2 A लगी हुई है और 1 C लगी हुई है। मेरी कई कानूनदानों से बात हुई, वो कहते हैं बादियो नज़र में इसकी वीडियो ही काफ़ी एविडेंस है कि इसने रजब भट्ट ने ये तस्लीम कर लिया कि वाक़तन मैं 295 का इर्तिकाब कर रहा हूँ। अब आप इस पूरे केस के अंदर 295A, 295B, 295C सुन चुके हैं, तो चले अब हम इस सेक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं कि ये 295A, B, C ये सेक्शंस है क्या, पाकिस्तान के अंदर ये लॉज किसने बनाए, क्यों बनाए, आखिर इनकी क्या ज़रूरत पड़ी, और सबसे ज़रूरी बात कि क्या वाकई पाकिस्तान के पीनल कोड के अंदर इनके ऊपर अमल भी होता है या महज अगर किसी से कोई ज़ाती मसला हो तो उसके ऊपर 295C लगवा दिया जाता है, या अगर अपनी बात मनवानी हो तो सामने वाले बंदे के ऊपर ये सेक्शन लगा दो या सामने वाला बंदा हार मान जाएगा या उसको लोग मार देंगे। 1920 के अंदर बरे सगीर के अंदर एक किताब शाया होती है जिसका नाम था रंगीला रसूल। जो इसके राइटर थे उन्होंने इसके अंदर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर बहुत ज़्यादा तौहीन आमेज़ गुफ्तगू की। हुआ ये कि जिस पब्लिशर ने इस बुक को छापा था, मुसलमानों की एक कम्युनिटी ने उस बंदे को कत्ल कर दिया। अब जब ब्रिटिशर्स राज को ये सारा मामला पता चला और मुसलमानों का अच्छा खासा दबाव ब्रिटिशर्स के ऊपर पड़ा, तो उन्होंने मजबूरी के तहत एक लॉ बनाया जिसका नाम उन्होंने XXV 295 रखा। यानी कोई बंदा अगर किसी भी मजहब के बानी या उसमें रहने वाले लोगों के खिलाफ कोई भी बात करता है या उनको मजरूह करता है उनके जज्बात को, तो वो बंदा मुजरिम है और वो सजा के लायक है। अब 1947 के अंदर पाकिस्तान को अलहदा कर दिया जाता है और पाकिस्तान के अंदर से सेक्शंस में कोई इतनी ज़्यादा खास तरमीम नहीं होती, बस 295 चल रहा होता है। ये सेक्शंस ऐसे ही चलते रहते हैं और उसके बाद अहमदियों का मसला उठ जाता है और उस दौर के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और जनरल ज़ियाउल हक मिलकर 1982 से 1986 के अंदर अहमदियों को काफिर करार दे देते हैं। देख लें कि अहमदियों का मसला इसी दौर में 90 साल का मसला, इसी दौर में इसका फैसला, आखिरी फैसला जो कौमी असेंबली ने किया है, जो 90 साल से चल रहा था, वो इसी वक्त में हुआ। और उसके बाद ये जो जितने भी सेक्शंस होते हैं इनके अंदर और ज़्यादा जो तरमीमें की जाती हैं, यानी इसके सेक्शंस को और ज़्यादा बढ़ाया जाता है। सेंट्रल ऑफ सोशल जस्टिस के मुताबिक 1886 से लेकर 2017 तक कोई 1500 से ज़्यादा लोगों पे ये तौहीन रिसालत का मुकदमा होता है, लेकिन किसी एक बंदे को भी सज़ा नहीं सुनाई जाती। उनमें से 77 लोगों को मुसलमानों की कम्युनिटी को सामने रखते हुए ये लोगों ने कत्ल कर देते हैं। एक और रिपोर्ट के मुताबिक 2011 से 2020 के अंदर कोई 1296 लोगों पे ये केस होते हैं जो कि 295 और 295C के होते हैं, जो तौहीन रिसालत के जुमरे में आते हैं। अब समझते हैं कि ये सेक्शन है क्या और किस तरह से ये मुजरिम पे लगते हैं। पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर बहुत सारे सेक्शंस हैं जिसमें कुछ खास मजहब के लिए सेक्शंस बनाए गए हैं जो कि 295 से 298 तक जाते हैं और इनके आगे फिर सेक्शंस हैं जैसे 295A, 295B, 295C। मैं आपको इनमें से कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ और बाकी आपकी स्क्रीन के सामने आ जाएंगे और आप उनको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक भी दे दूंगा अगर आप में से कोई बंदा भी पाकिस्तान के पीनल कोड को पढ़ना चाहता है। आप किसी भी इंसान के मजहब का अगर मजाक बनाते हैं, आप कोई इशारा करते हैं या आप कोई ऐसा लफ्ज बोलते हैं जिससे उसके मजहब की तौहीन हो सकती है, तो आपके ऊपर 298 लग सकती है। इसी तरह अगर आप किसी भी मजहब की मुकद्दस हस्तियों के बारे में अगर आप कोई भी तौहीन आमेज लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो आपके ऊपर 298A लग सकती है। इसमें 3 साल की सजा और जुर्माना दोनों लग सकते हैं आप। इसी तरह अगर आप किसी भी मजहब के लोगों के जो जज्बात है उसको मजरूह करते हैं तो आप पे 295A लग सकती है और ये वही 295A है जो रजब ने अपनी वीडियो के अंदर कहा कि मेरे पे 2 लगी हैं। जब क्रिश्चियंस कम्युनिटी के जज्बात को मजरूह किया गया तो उन्होंने कौन सी दफा इस पे लगवाई? 295A। और इसी तरह TLP के लीडर की तरफ से भी इस बंदे के ऊपर 295A लगाई गई थी, ना कि 295C। और अगर कोई भी बंदा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात या शान में किसी भी तरह से कोई गुस्ताखी करता है
तो हमारे पीनल कोड के मुताबिक उसको उम्र कैद की सजा है या उसको फांसी दी जाएगी। उस बंदे की रिहाई नहीं हो सकती, ना ही उस बंदे की जमानत हो सकती है। वो बंदा कत्ल का मुस्तहिक है। यहाँ पे इन सेक्शंस के साथ एक चीज समझनी जरूरी है, और वो ये कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी गुस्ताखे रसूल का मुकदमा दर्ज होता है तो उसकी जो सुनवाई है वो सेशन कोर्ट में होगी, और जो जज होगा उसका मुसलमान होना जरूरी है। अब जो डेटा कुछ देर पहले मैंने आपके साथ शेयर किया कि 1500 से 2000 लोगों पे ये अभी तक दफा लग चुकी है, तो अब एक सवाल है, हिस्ट्री के अंदर हमें जाना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि क्या वाकई ही में इस सेक्शन पे अमल हुआ भी है या नहीं हुआ। आसिया बीबी के केस के बारे में पूरी दुनिया जानती है। यहाँ एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ से हमारे इस केस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है। आसिया बीबी पर तौहीन रिसालत का मुकदमा दर्ज हुआ और उन्हें गुस्ताख डिक्लेयर कर दिया गया। मुसलमानों की कम्युनिटी की तरफ से बड़ा प्रेशर था जज के ऊपर, तो जज ने उन्हें सजा दे दी, लेकिन उस सजा को मुअत्तल करवा दिया गया 3 लोगों की वजह से, आसिफ अली जरदारी, शहबाज भट्टी और सलमान तासीर, जो पाकिस्तान के 34वें गवर्नर ऑफ पंजाब थे। जब इन तीनों ने इस केस यानी आसिया बीबी के केस को दोबारा पढ़ा और इसकी तहकीक की, तो पता चला कि आसिया बीबी का केस तौहीन रिसालत का केस है ही नहीं, ये महज एक जातियात है जो आसिया बीबी से ली जा रही है। तो उसके बाद सलमान तासीर ने कहा कि नहीं, आसिया बीबी तो बिल्कुल भी इस सजा की हकदार नहीं है, इसको तो रिहा कर देना चाहिए। तो सलमान तासीर की फौज यानी उसकी जो सिक्योरिटी थी, उसी के अंदर एक 26 साल नौजवान बंदा था जिसका नाम था मुमताज कादरी। उस बंदे ने सलमान तासीर को कत्ल किया, और जैसे ही उसने कत्ल किया तो दूसरी तरफ इधर सलमान तासीर कत्ल हुए, दूसरी तरफ जो मुमताज कादरी थे वो TLP के लिए एक हीरो बन गए। यानी कल तक जिस मुमताज कादरी को पूरी दुनिया नहीं जानती थी, उसने सलमान तासीर को कत्ल किया, और कत्ल करने के बाद वो TLP के लिए एक हीरो और पूरी दुनिया के लिए एक आशिक रसूल बन गए। 29 फरवरी 2016 को मुमताज कादरी को फांसी दी गई, और दूसरी तरफ मुमताज कादरी के जो दीवाने थे वो पूरी दुनिया में फैल गए, और आशिक रसूल के नारे जो हैं वो आवाजें बुलंद हुई, और पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे सलमान तासीर के कातिल को आशिक रसूल डिक्लेयर कर दिया। दूसरी तरफ जब शहबाज भट्टी को पता चला कि सलमान तासीर को मार दिया गया और ये केस सिर्फ महज एक जातियात है, तो उस बंदे ने पाकिस्तान के जो पीनल कोड के अंदर ये जो सेक्शन था 295, इसमें तरमीम करने की कोशिश की कि मैं इसको तब्दील कर देता हूँ, क्योंकि ये तो महज जो सेक्शन है ये तो अपनी जातियात और लोगों से बदला लेने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो 2010 में शहबाज भट्टी को एक कॉल आती है और ये बोला जाता है कि अगर तुमने ये 295C का सेक्शन बदला तो अगले दिन तुम्हारा सर है वो हम कलम कर देंगे। और ये आखिरी अल्फाज थे शहबाज भट्टी के कि मैं आसिया को बचाने के लिए अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक उस पे लगा दूंगा। और फिर दुनिया ने देखा कि किस तरह शहबाज भट्टी को भी बदला बरादरान की तरफ से मार दिया गया। अब सोच के देखेंगे, जिस लॉ को सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि पाकिस्तान की जो अदालतें हैं, अगर ये मुजरिम या जुर्म साबित हो जाता है तो पाकिस्तान की अदालतें उसको सजा देंगी, लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा होता ही नहीं है। इवन पाकिस्तान में अगर कोई बंदा 295C बंदे वाले का केस लड़ रहा है तो उसको भी मार दिया जाता है, जैसे सलमान तासीर को मार दिया गया, शहबाज भट्टी को मार दिया गया। तो ये तो हकीकत है हमारे पाकिस्तान में इंसाफ की और अदालत की। अनीका मारिया कहती हैं कि मैंने अपने 14 साल करियर के अंदर जितने भी मुजरिमों के मुकदमे ये तौहीन रिसालत के केस में लड़े हैं, वो कहती हैं कि शायद ही उनमें से किसी बंदे ने हकीकत में तौहीन रिसालत की। असद हाशमी कहते हैं कि तौहीन रिसालत पर लगाए जाने वाले केस इतने ही मुज़ायका खेज हैं कि जैसे आप अपना एक बिजनेस कार्ड कूड़े में फेंक दो और उस बिजनेस कार्ड के ऊपर जो मोहम्मद है वो नाम लिखा हुआ। असद हाशमी कहते हैं कि पाकिस्तान में ये जो 295C का लॉ है ये जातियात के लिए इस्तेमाल होता है, यानी अगर आपने किसी से बदला लेना हो तो ये केस उस पर ठोक दो, वो बंदा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। 2023 में जड़ावाला के अंदर आप जानते हैं कि एक गुस्ताखी का एक केस दर्ज हुआ था जिसपे ईसाइयों के ऊपर एक केस किया गया था, और उसके रिएक्ट में मुसलमानों ने ईसाइयों के 16 गिरजाघरों को जलाया था। मुसलमानों ने ईसाइयों की जो सबसे पाक किताब है बाइबल उसको जला दिया था। जब वो जो जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स थे, जब उनसे पूछा गया कि ये सारी चीजें किसने की, तो सिक्योरिटी गार्ड्स ने ये कहा था कि ये सारे लोग TLP के थे, यानी ये वो सारे मुसलमान थे जिनको उकसाया गया था कि जाके इन लोगों को मार दो। अब हम अपनी वीडियो के आखिरी हिस्से में जा रहे हैं जहाँ पे आप फैसला करेंगे कि 295C के मुजरम की जो सजा है वो मुसलमानों ने देनी है लोगों को या अदालत ने देनी। सवाल है कि अगर आसिया बीबी ने चलो गुस्ताखी की भी थी तो उस
उसकी सजा जो उसको देनी थी उसका मुस्तहिक कौन था? अदालत थी या मुसलमान थे या वो पॉलिटिकल पार्टीज थी जो इस केस को हवा दे के अपना नाम जो है वो बड़ा कर रही थी? अगर जड़ावाला के अंदर उन ईसाइयों ने मुसलमानों की कोई बेहुरमती की भी थी तो उसकी सजा किसने देनी थी? अदालत ने देनी थी या अवाम ने देनी थी या इन मुसलमानों ने देनी थी? मेरा अकीदा और हर मुसलमान का अकीदा है कि 295C एक रेड लाइन है, इसको बिल्कुल भी क्रॉस नहीं किया जा सकता। लेकिन भाई पहले उसको मनवाना भी तो है ना, पहले उसको प्रूफ भी तो करना है कि वाकई इसने गुस्ताखी की भी है या नहीं की। और जब वो गुस्ताखी साबित हो जाए तो उसके बाद बिल्कुल उसका कत्ल जायज है, ये उसको उम्र कैद या उसको फांसी देनी चाहिए। लेकिन मैं अफसोस के साथ ये बात कहना चाहूंगा कि जब आसिया बीबी के हक में फैसला सुनाया गया था तो उस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर हैं, खास करके TLP के लीडर मोहम्मद अफजल ने कहा था कि ये जो जज है ना ये हलाल हो चुके हैं। खास करके जो चीफ जस्टिस है इसका सर भी हलाल है और उसके साथ दो जजेस है ना इनका सर भी हलाल है, इनको मार देना चाहिए। इसी तरह रजब केस के अंदर भी हो रहा है, आवाम को भड़काया जा रहा है, आवाम को ये कहा जा रहा है कि रजब को मार दो और उसको अदालत नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि शायद अगर ये अदालत आया तो इसकी जो गुस्ताखी है वो क्लियर नहीं है। ठीक है, इसने गुस्ताखी नहीं की, इसने सेक्शंस के नाम दोहराए हैं और अगर इसको सजा देनी भी है तो वो किसने देनी है? पुलिस ने या अदालत ने। TLP के जो लीडर हैं आसिम साहब, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि रजब ने लोगों के जज्बात को मजरूह किया है, इसलिए उनको 295A उस पे लगी है। हमारे दिलों को बड़ी तकलीफ हुई है, उसने हमारे जज्बात को मजरूह कर दिया। बिल्कुल ठीक, उसने मजरूह किया। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसी एग्जाम्पल लेके आ रहा हूँ जिन्होंने हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोगों के जज्बात को मजरूह किया। तो क्या आपने उन सब पे 295A या 295C लगाई है? चले देखते हैं। पहली शख्सियत TLP के लीडर है मरहूम खादिम हुसैन रिजवी। जब वो एक अपनी खिताब से बात कर रहे थे तो उनको बोला गया कि अजान हो रही है, तो उन्होंने आगे से अजान के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए आप सुन सकते हैं। चलिए भाभियां दी अजान ए केड़ा आता है, तो सूर चलिए। मेरा एक सवाल है, अजान की तौहीन की जा रही है, लोगों के जज्बात को मजरूह किया जा रहा है, लेकिन मरहूम खादिम हुसैन रिजवी साहब के ऊपर क्या 295A लगी? नहीं लगी। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अपने लेक्चर के अंदर ये चीज कही कि नाउज भी अल्लाह, रसूल जो थे वो अनपढ़ थे, उम्मी, यानी वो पढ़ना लिखना जानते ही नहीं थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान लिखवाया ना, तो चूंकि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे तो बाज दफा कातिब से ग्रामर की गलती हुई लिखने में, हमारे नबी ने उसकी करेक्शन नहीं की। भाई लोगों के बड़े जज्बात मजरूह हुए। क्या उन पे 295A या C या B लगी? नहीं लगी। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े स्कॉलर जावेद अहमद गामदी साहब ने अपनी बहुत सारी वीडियोस के अंदर ये कहा कि गारे हिरा महज एक अफसाना है, इसकी कोई हकीकत नहीं है इस्लाम के साथ। गारे हिरा महज एक अफसाना है, कोई हकीकत नहीं इसकी। अल्लाह ताला ने पहली वही के वाक़े को खुद सूरह नजम में बयान किया है। लोगों के जज्बात मजरूह हुए? बिल्कुल हुए। क्या 295A B C लगी? नहीं लगी। जाकिर नाइक साहब ने अपनी वीडियोस के अंदर ये कहा कि आज के दौर के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हराम है। आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मान सकते। बाकी लोग को तो छोड़ो, संत और बाकी बाबा लोग को छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। जो शख्स मर चुका है, इतनी बड़ी बात कर दी, क्या उन पे 295A B C लगी? नहीं लगी, जबकि ये गुस्ताखी हो रही है। अल्लामा मोहम्मद अशरफ जलाली ने जनाब फातिमा जो बेटी हैं प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनकी ज़ात पर उन्होंने ये कहा कि वो नौज भी अल्लाह गलती पे थी। ये मासूम थी तो मांगना ही हक की दलील है। उन्होंने खता का इम्कान था और खता पर थी, जब मांग रही थी खता पर थी। गुस्ताखी की उन्होंने उसके ऊपर हुई सजा, उसको केसेस हुए, सजा हुई, सजा नहीं। हक तो यही बनता है कि रजब का शोर मचाने वाले लोग सबसे पहले इन लोगों पे भी तो सेक्शंस लगवाएं ना, इन लोगों को भी जेल में डालें, इन लोगों के ऊपर भी तौहीन रिसालत का या लोगों के जज्बात को मजरूह करने का एक केस बनवाएं। उसके बाद इनका पूरा हक बनता है कि ये रजब भट्ट के केस के साथ चले, बल्कि उसको सजा दिलवाएं। 1947 से आज तक 88 लोगों को कत्ल किया गया और ये 88 लोग वो थे जिनको अदालत में अदालत की तरफ से फैसले की सजा सुनानी जानी थी, लेकिन मुसलमानों ने अदालत तक पहुंचने ही नहीं दिया। मुसलमानों ने
ने 88 लोगों को अदालत के अंदर, अदालत के बाहर या सड़क पे मार दिया। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि ए ईमान वालों, तुम इंसाफ पे मजबूती के साथ कायम रहने वाले और अल्लाह के लिए गवाही देने वाले बन जाओ। मेरा आप पे सवाल है कि ये जो 88 लोगों को मारा गया और जिस तरह से ये मैंने आपको एक उलमा की एक लिस्ट बताई है जिन्होंने तौहीन की है लेकिन आज तक उनके ऊपर कोई मुकदमे दर्ज नहीं हुए, क्या ये इंसाफ है? क्या ये कुरान के मुताबिक चल रहे हैं लोग? जितने भी लोग रजब के खिलाफ हैं या उसके खिलाफ रैलियां निकाल रहे हैं या उसके खिलाफ जुलूस निकाल रहे हैं या जो भी रजब को बुरा समझते हैं, मेरा उन सबसे सिर्फ एक सवाल है, मुझे ये बताएं कि जरावाला के अंदर जब 16 गिरजा घरों को जलाया गया, उनकी बाइबल्स को जलाया गया, जमीन पे फेंका गया, तो क्या उन पे 295A नहीं लगती? क्योंकि उन्होंने भी तो किसी के जज्बात को मजरूह किया है ना। क्या उनमें से किसी भी बंदे पे लगी? नहीं लगी। तो फिर क्यों एज अ सोसाइटी हम लोग इतने मुनाफिक हैं कि हम लोग जो हकीकत है हम उस पर तो बात नहीं करते, लेकिन जितना झूठ होता है हम उसको आशिक रसूल समझ के उसको प्रमोट कर रहे होते हैं। मैं बिल्कुल इस चीज़ की तरफ एग्री हूँ कि रजब जो पाकिस्तान के अंदर कल्चर लेके आ रहा है मैं उसके खिलाफ हूँ। रजब ने जो 295A और 295C बोला, इसकी उसको सज़ा मिलेगी और वो सज़ा देगा कानून, वो सज़ा मुसलमान नहीं देंगे उसे। वो ऐसा नहीं होगा कि उसको मुसलमान मार देंगे और वो ये सारी चीज़ें कर देगा। वो अदालत का हक है और वो अदालत को ही देना चाहिए। लेकिन इंतहाई माजरत के साथ पाकिस्तान के अंदर आज तक अदालत तक कोई मुजरिम पहुंच ही नहीं पाया। अदालत उसे कैसे सजा दे? उसे मुसलमान पहले ही सजा दे देते हैं, मुसलमान उसे मार देते हैं। और शायद इसी वजह से रजब परमानेंटली मक्का में चला गया, वो सऊदीया में चला गया, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं पाकिस्तान में आया तो मुझे कोई ना कोई इंतहा पसंद जो है वो गोली मार देगा या मुझे फायर मार दिया जाएगा, इसीलिए वो बंदा बाहर चला। तो दोस्तों आप याद रखें कि आज अगर आप लोगों ने हक का साथ नहीं दिया और इस केस को समझते हुए, हक जानते हुए अगर आपने इसके लिए आवाज ना उठाई, तो ये याद रखिएगा कि आज रजब है, कल सिर्फ एक नाम तब्दील होना है और वो नाम या आपका होगा या वो नाम मेरा होगा। और यकीन करें कि ये दुनिया आपकी कोई बात नहीं मानने वाली और ये दुनिया आपको एक ही चीज कहेगी और वो है गुस्ताख। गुस्ताख की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा। सो दोस्तों ये थी हमारे केस की कंप्लीट वीडियो जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अगर आपको लगे कि मैं कोई पॉइंट मिस कर गया हूँ या कोई ऐसी चीज़ जिसको मुझे इम्प्रूव करना चाहिए तो मुझे उसके बारे में ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपकी इस टाइम मुझे सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दोस्तों मैं हूँ आपका खादिम ख्वाजा बिलाल रज़ा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह।